अब हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। थर्ड यूनिट में हम लोग प्लांट की लोकेशन की बात करते हैं, मतलब कि एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, क्योंकि जो भी मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ जिसको हम प्लांट कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ, या सपोज करो मैं सर्विस इंडस्ट्री में भी हूँ, मुझे जिम खोलना है या एक रेस्टोरेंट खोलना है। अब आप उसको बार बार नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको यह समझना है जो प्लांट लोकेशन की बात है या प्लांट लेआउट की बात है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर केसेस पे ये वन टाइम होता है। आप उसका जो नेक्स्ट डिसीजन होता है कि चेंज करना है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 साल 10 साल या उससे भी ज्यादा आप लेते हो, एकदम से नहीं ले सकते। तो इस यूनिट में हम जो भी बात करेंगे, हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, प्लानिंग की बात करेंगे, सो दैट जो भी ये डिसीजंस है, चाहे प्लान डिसीजन हो, लोकेशन का या लेआउट डिसीजन हो, ये हमें ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। सो लेट्स सी व्हाट इज प्लान और प्लांट लोकेशन डिसीजन, या हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उसका लेआउट कैसे होगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट की लोकेशन से। अब आप देखो, जब भी हम लोकेशन की बात करूंगा, आपको देखो कुछ मार्केट्स ध्यान में आते होंगे। कनॉट प्लेस, अगर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इसी टाइप से हर शहर के अपने अपने मेन मेन लोकेशंस होते हैं, और वो ना एक हब में होते हैं, और वो सब में ज्यादातर वही चीजें मिलती हैं। जैसे अगर कपड़ों की मार्केट है तो गांधीनगर, तो वहां कपड़ों की चीजें ही मिलेंगी। उसी तरीके से आपको अलग अलग, करोल बाग आप जाओगे तो वहां कार के एसेसरीज की मार्केट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। अब आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जो हम लोकेशन की बात करते हैं, उस लोकेशन में मुझे कुछ फायदे चाहिए। गवर्नमेंट क्या फायदा दे रहा है? क्या गवर्नमेंट हमको टैक्स रिबेट दे रहे हैं? क्या गवर्नमेंट हमको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट हमको किसी और तरीके के कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं? तो मैं जरूर वहां जाऊंगा। जहां पे मैं अपना प्लांट खोलना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहता हूँ, क्या मुझे वहां पे सप्लाई चेन मेरी बहुत अच्छी है, विच मीन्स कि क्या वहां पे रॉ मटेरियल्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्या वहां पे लेबर्स की अवेलेबिलिटी है, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, लेबर्स के साथ साथ जो अगर कुछ और भी चीजें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, पावर की बात है, क्या ये सारी चीजें मुझे वहां मिल रही है? तो मुझे जरूर वहां जाना चाहिए। थर्ड, मार्केट। क्या वो जगह जहां पे मैं प्लांट बनाना चाहता हूँ या मैं जहां पे रेस्टोरेंट करना चाहता हूँ, क्या वो मार्केट अच्छा है? ठीक है, मार्केट का मतलब यह है क्या वहां से यहां वहां पे लोग खरीदने आते हैं हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे। अगर लोग खरीदने आ रहे हैं, विच मीन्स मार्केट वहां पे अच्छा है। सो आप देखो, इन सबके कॉम्बिनेशन को ही आप करोगे ना। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, गवर्नमेंट से फायदा चाहिए, मार्केट अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, लेबर मिलनी चाहिए, एनर्जी की अवेलेबिलिटी हो, ये सारा का सारा आपको चाहिए। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं वहां से ना वेस्ट निकलते हैं। उस वेस्ट की प्लानिंग, वेस्ट की मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? अगर सच में कुछ ऐसा वेस्ट निकलता है, केमिकल वेस्ट निकलता है, तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ ऐसा ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई प्लांट लोकेशन इज सो इंपॉर्टेंट। अब आप इसको देखो जो हमने यहाँ पे करा है। सो प्लांट लोकेशन स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन चूजिंग द बेस्ट लोकेशन for a manufacturing or production facility while considering cost efficiency, productivity and overall business goals। जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है। Importance of plant location lies in the direct impact of efficiency, profitability, long-term success of the business. A strategically chosen location can provide numerous advantages, while a poorly selected location may lead to operational challenges, cost बढ़ सकता है, हमारी सेल्स में इंपॉर्टेंस कमी आ सकती है। सो प्लांट लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, जो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ये भी आप ध्यान रखना जब भी आप आंसर करोगे। जो मैंने बताया वो तो आप ध्यान रख लेना, डेफिनेशन भी आप देख लेना, बट आप ये कुछ चीजें जरूर मेंशन करना कि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव बने और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिले। देखो, जो मैंने बोला है वही सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाएंगी। अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लांट लोकेशन का, इट अलाइन विद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है उसके साथ वो अच्छा अलाइन कर जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट में रिडक्शन होगा, मार्केट पेनिट्रेशन अच्छी मिलेगी, मार्केट अच्छी मिलेगी। रॉ मटेरियल में हम इकोनॉमी ऑफ स्केल पे हम बात कर सकते हैं, मतलब कि हम ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं। वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी है, गवर्नमेंट हमें टैक्सेस बेनिफिट देता है, तो वो सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव्स हो जाती है। सो प्रायोरिटाइज की फैक्टर्स: कॉस्ट, मार्केट प्रॉक्सिमिटी, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, लेबर अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के डेट में जो प्रोडक्शन है वो ना लोकल नहीं रहा है। अब हम लोग ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं। हमारा शायद प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है हमारा इंडिया में हो, बट उसके जो रॉ मटेरियल्स है वो हो सकता है अलग अलग जगह से आ रहे हैं। अब आप देखो, जो सैमसंग का एक बहुत ही
बहुत बड़ा एक ऑफिस है, एक फैक्ट्री है नोएडा में, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम वहीं बना रहे हैं। काफी ऐसे कंपोनेंट्स है जो शायद चाइना से आ रहे हो, ताइवान से आ रहे हो, कहीं और से आ रहे हो, जो जो कंट्रीज कंपोनेंट्स बताते हैं वो ना बनाते हैं, हम शायद वहां सबसे ले रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है हम कितने कॉस्ट इफेक्टिवली, कितने क्वालिटेटिवली और कितना इजीली उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट कर सके। इसलिए आज के डेट में जो प्लांट लोकेशन है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद से बहुत ज्यादा ग्लोबल हो गया। सो ये डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्या हमें बाहर से भी सामान लें? यस, अगर हो सके हमें जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो मैंने थोड़ा सा डिपिक्ट करा है इस पर्टिकुलर पिक्चर से, आपको समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन आएगा इस पिक्चर के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। प्लांट है, आपके एजुकेशन लेवल्स, मतलब वहां पे जो लोग हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, क्योंकि लेबर्स अगर आपको स्किल्ड चाहिए तो आपको वो होना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रोडवेज, रेलवेज, जो भी जिस भी तरीके से आप अपना रॉ मटेरियल या फिनिश गुड को ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल वहां अवेलेबल होना चाहिए, सप्लाई चेन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल वहां अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आप ऐसी जगह जाओ जहां पे कि ऑलरेडी और भी फैक्ट्रीज हैं तो रॉ मटेरियल का इश्यू नहीं आएगा। आपके लेबर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एनर्जी, अगर आपको सच में एनर्जी चाहिए, चाहे वो कोई भी एनर्जी चाहिए आपके प्लांट के लिए, उसकी भी अवेलेबिलिटी जरूरी है। तो ये सारी चीजें देख के आप एक छोटा सा प्लांट लोकेशन का स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, जो मैंने आपको सारी चीजें बोली ना वही मैंने लिखा है, ये मैंने की कंपोनेंट्स में डाले, की रीजन से क्यों हमें प्लांट लोकेशन से पहले हमें ध्यान देना चाहिए। सो सबसे पहले कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए, कॉस्ट को मुझे कम करना है, क्योंकि अगर जितना मैं कॉस्ट कम करूंगा उतनी मेरी मार्केट में या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को या तो मैं एज ए प्रॉफिट में यूज कर सकता हूं या मैं कस्टमर्स में दे सकता हूं प्राइस कम करके। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकता है, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो सकते हैं, मेरे टैक्सेस कम हो सकते हैं, मेरी लाइबिलिटीज कम हो सकती है, गवर्नमेंट के मुझे रिलीफ्स मिल सकते हैं, वो सारी चीजें मिलते हैं। रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत इजी होना चाहिए, जिसमें सप्लाई चेन, लेबर अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल, इन तीनों की बहुत जरूरत है कि हम लोग बहुत इजीली कर सके। देखो जब मैं बात करता हूं यहाँ पे सप्लाई चेन की, वो थोड़ा सा अलग है, वो एक बिल्कुल ही सेपरेट डिवीजन हो गया है, क्योंकि आज के डेट में सप्लाई चेन जो है ना वो अलग ही कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है, अलग स्टडी हो रही है। लोग आज के डेट में इसलिए नहीं बेहतर कर रहे क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा जरूर बेहतर करेंगे, बट प्रोडक्ट के साथ साथ उनकी सप्लाई चेन भी अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अमेजन को दूंगा। अमेजन सक्सेस क्यों है? अमेजन और फ्लिपकार्ट दो कंपनीज हैं, दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बेचती है। लिवाइस यहां भी बिकेगा, लिवाइस वहां भी बिकेगा, प्यूमा यहां भी बिकेगा, प्यूमा वहां भी बिकेगा, बट क्यों एक अच्छा है एक खराब है? क्योंकि सप्लाई चेन जिसकी बेहतर होगी वो अच्छा होगा, इसलिए सप्लाई चेन जरूरी है। नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट जो हमें करना है वो है मार्केट प्रॉक्सिमिटी। मैं देखो ये सारी बातें कर चुका हूं, मैं मार्केट प्रॉक्सिमिटी की बात कर चुका हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर चुका हूं, मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात कर चुका हूं, मैं टैक्स बेनिफिट की बात कर सकता हूं। तो ये जो सारा है इनको आप आराम से पढ़ लेना, आप नोट्स मेरे से मांग सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके आराम से पढ़ो, इस वीडियो को दोबारा देखना क्योंकि मैंने इसको पहले भी सारी बातें बताई हैं। यू विल गेट वेरी गुड एडवांटेज इनसाइट अबाउट द प्लांट लोकेशन। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे बना के आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट लेआउट की। देखो आप अपने घर को देखो, ठीक है, आप आपका घर है, आपके घर में घर जो कमरे हैं जिसमें आप रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं या भाई बहन कोई और रहते हैं, उनके बीच में ऐसा नहीं कि एक बहुत दूर है और एक बिल्कुल पास है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही अलग है। हम घर कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं कि एक हमारा ड्राइंग रूम होना चाहिए, एक डाइनिंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, और किचन की और ड्राइंग रूम की एक्सेसिबिलिटी तीनों रूम्स के साथ होनी चाहिए, तीनों चारों जितने भी हमारे पास रूम्स या दो भी रूम्स। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर लेआउट होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो वॉशरूम है वो एक जगह पे है और सडनली आपने दूसरा वॉशरूम कहीं और बना लिया, नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप घर बनाते हो, उसका लेआउट तैयार करते हो, वो पहले से ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा वेस्ट कैसे निकलेगा, हमारा पानी कहां से आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कहां लगेगा। हम जो भी चीज बना रहे हैं उन चीजों को ध्यान देना पड़ता है। सिमिलरली जब हम किसी प्लांट या फैक्ट्री की भी लेआउट की बात करते हैं, ध्यान देना पड़ता है उसका इनसाइड मूवमेंट कैसे होगा। आप ज्यादातर फैक्ट्री देखना, एक गेट एंट्री का होता है तो एक गेट एग्जिट का होता है, दोनों एक ही साथ नहीं होते, उसमें इश्यू आ जाता है। ठीक है, तो एक ट्रक अंदर गया, उसने या तो रॉ मटेरियल दिया या उसने फिनिश गुड लिया और दूसरे गेट से वो बाहर निकल गया। तो ये भी एक सिस्टम होना चाहिए कि आप एक एंटर करें और फिर बाहर निकले। सिमिलरली एक जगह पे आप रखें जहां पे कि चाय कॉफी खाना पीना कैंटीन हो सकता है, वॉशरूम की जगह हो सकती है, फ्लोर्स पे जहां पे आप एक्चुअली में मशीन्स लगा के काम कर रहे हैं वो भी अलग होनी चाहिए।
सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है जब भी हम प्लांट के लेआउट की बात करते हैं। प्लांट लेआउट थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में हमने कवर नहीं करा, बट हाँ दिस इज अ टेक्निकल टर्म और इंपॉर्टेंट है, लोग पूछते हैं प्लांट लेआउट के बारे में। अब आप देखो, इसको मैंने सिंपल लिखा हुआ, प्लांट लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, equipments, workstation and other physical components within a manufacturing or service facility to maximize efficiency, productivity and safety। देखो ये तीन चार चीजें ना थ्रू आउट प्रोडक्शन में आपको, प्रोडक्शन के पेपर में तो यूज करना ही करना है। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज करना है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन यूज करना है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट यूज करना है, आपको वर्क फ्लो, स्मूथ वर्क फ्लो यूज करना है, शेड्यूल यूज करना है, ये सारे वर्ड्स आपको यूज करना है। दिस इज व्हाट हाउ इट्स बीन डन। सो लेआउट क्या है भाई, जो भी मशीन पड़ी हुई है उनकी स्केड्यूलिंग, उनका रास्ता, मोशन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेबर्स को प्रॉपर आने जाने का सुविधा होनी चाहिए। दिस इज व्हाट प्लांट लेआउट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि मैंने काफी चीज बता दी बट फिर भी देख लेते हैं प्लांट लेआउट का नेचर क्या है और स्कोप क्या है। सो प्लांट लेआउट का नेचर जैसे हमने बनाया, इनकी अरेंजमेंट, जो मशीन्स हैं उनकी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होनी चाहिए, एफिशिएंसी की तरफ होना चाहिए, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो, पास पास हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा दूर हो जाए जिससे कि इंपैक्ट हो जाए हमारे पूरे के पूरे प्रोडक्शन में। बॉटलनेक नहीं होनी चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना है कि बॉटलनेक ना हो। It's a dynamic process of technology and production demand evolve. Plant layout may need modification to maintain efficiency। मतलब ये है कि अगर एकदम से इमीडिएटली कुछ ऐसा आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीन लाना है, नई कुछ करना है, तो वो भी हमें ध्यान से रखना चाहिए। मतलब आप ये देखो ना, कई बार आपने देखा हो जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आपके पास हर AICTE की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से 60 का बैच अलॉटेड है। अब आपका नई वो है, अगर नई है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप सिर्फ 60 के बैच से नहीं चलोगे, आप बोलोगे चलो एक काम करते हैं, हम जो रूम्स है वो हम 180 का बना लेते हैं, बाद में ऐड करते रहेंगे बच्चे। तो स्कोप ऑफ स्केलेबिलिटी होनी चाहिए प्लांट लेआउट में। सो वही चीज है, डायनेमिक प्रोसेस, सेफ्टी, एर्गोनॉमिक्स और कॉस्ट इफेक्टिव। सेफ्टी तो देखो देना पड़ेगा, प्लांट में इतने सारे लोग काम करते हैं, अगर उन लोगों की मैं सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखूंगा, मेरे पास लोग नहीं आएंगे। सो ये कुछ मेरे नेचर है। स्कोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है, सर्विस सेक्टर में होता है, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। देखो ये तो मैंने 5 लिखे हैं, बट आप स्कोप देखोगे इसके भी बियॉन्ड होता है। ठीक है, तो स्कोप में आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीन्स कहाँ लगेंगी, प्रोसेसेस कहाँ होंगे, एंट्री एग्जिट कैसे होगा, मोशन जो इनसाइड मोशन है विद इन फैक्ट्री वो जीरो होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर में यूज होता है होटल्स, बैंक्स। आप देखो होटल्स अगर है तो होटल भी, हर एक होटल ऑलमोस्ट सेम तरीके का होता है। रेस्टोरेंट ज्यादातर नीचे ऊपर ही होता है, मोस्टली वो आपको फर्स्ट सेकंड फ्लोर में मिलेंगे, ऊपर आपके रूम्स होते हैं, राइट। सो जितने भी होटल्स होंगे उन सबका, मैं ये नहीं कहूंगा लेआउट सेम होता है, बट ऑलमोस्ट प्लान सेम होता है। व्हाई? बिकॉज सर्विस सेक्टर में भी मुझे लेआउट पे काम तो करना ही पड़ता है, ठीक है ना, चाहे वो जिम हो, हॉस्पिटल्स ही क्यों ना हो, रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो, जैसा भी होता है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, सामान का अंदर आना, सामान का बाहर जाना, और सामान जब अंदर आ रहा है इतनी जगह होनी चाहिए कि उस सामान को आराम से हम स्टैकिंग कर सके, रख सके, स्टॉकिंग जिसे कहते हैं, और उसी हिसाब से हम उसको बाहर भी निकाल सके। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो होता ही होता है, बिल्डिंग्स के केस में जैसे मैंने बोला, एंड देन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में भी आपको ज्यादा, बहुत इंडस्ट्रीज में प्लांट की जो लेआउट है उस पर काम करते हुए बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। मैंने शुरू में बताया था टेक्निकल है, इतना ईजी नहीं है, सो इसमें काफी टेक्निकल लोगों की यूज होती है। बेनिफिट्स मैं बात कर चुका हूं, अभी भी हम देख लेते हैं जो बेनिफिट्स है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट, ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन, इंप्रूव सेफ्टी, हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर एम्प्लॉय मॉरल। यही बातें मैंने अभी भी करी है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, स्पेस की यूटिलाइजेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, कहीं पे कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, सेफ्टी हमें देना जरूरी है, सेफ्टी देंगे तो एम्प्लॉय की मोरल बेटर होगा, क्वालिटी हमें मेंटेन करना है, जो हमने स्पेसिफाई करा हुआ है कस्टमर को देंगे वही क्वालिटी होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट लेआउट, ये मैंने सारा इसी के अंदर दे रखा। क्लियर? अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो काम कितनी देर का होना चाहिए, वो मैन आवर्स कितने लगेंगे, वो काम कितनी देर का होना चाहिए, काम में क्या होना चाहिए, मतलब क्या करना है। मतलब सपोज करो मुझे खाना ही बनाना है, और मुझे सपोज करो राजमा ही बना रहे हैं, पराठा ही बनाना है, तो भाई पराठे में क्या क्या लगेगा और कितना टाइम लगेगा। अगर मुझे क्वालिटी ABC लेवल की क्वालिटी रखनी है तो मुझे क्या उसके अंदर डालना पड़ेगा। ये जो सारा चीज है ना, ये सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है,
ये आता हमारा वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी के अंदर, राइट। सो वर्क स्टडी इज ए सिस्टमैटिक मेथड यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट टू इंप्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये तो तीनों हम यूज करते ही हैं। बाय एनालाइजिंग वर्क मेथड्स एंड मेजरिंग टाइम टेकन फॉर द टास्क। नाउ ये जरूरी है, कितना टाइम लग सकता है, जितना मैं टाइम कम करूंगा मेरी प्रोडक्शन उतनी बेटर होगी, मेरे यूनिट ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा यूनिट्स निकलेंगे तो मतलब बल्ले बल्ले मेरी ज्यादा अच्छी कॉस्टिंग होगी, मतलब मैं कॉस्ट को कम कर सकता हूं। देखो कर क्या रहा है, रिड्यूस कॉस्ट कर रहा है, एलिमिनेट वेस्ट कर रहा है, एनहांस वर्क परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यही तो सारी चीजें हम करते चले आए। बट वर्क स्टडी का मतलब है कि हम काम कितनी देर में खत्म होगा उसको हम स्टडी करते हैं। देखो उसी के साथ अगर आप मेथड स्टडी देखोगे, मेथड स्टडी क्या होता है कि उस अप्रोच को हम स्टडी करते हैं, जो हम मेथड लगा रहे हैं उस मेथड को हम कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, हम श्रिंक कर सकते हैं। उसके अंदर से हम जो नॉन वैल्यू एडेड सर्विसेज है, मतलब इसमें हम वीए एनवीए की भी बात करते हैं क्योंकि प्रोसेसेस की बात है, या बेटर इक्विपमेंट लगा सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब जो ऑलरेडी मशीन है उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम मेथड स्टडी में पढ़ते हैं, जिसमें हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम रिड्यूस करते हैं, हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। यही सारी चीजें हमारी मेथड स्टडी में आती हैं। सो वर्क स्टडी इस तरीके से डिवाइड होता है, एक तो हम मेथड स्टडी करते हैं कि उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, और एक मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट टाइम कितना लगेगा उसकी हम बात करते हैं। मेथड स्टडी में मोशन की स्टडी करते हैं और वर्क मेजरमेंट में टाइम की स्टडी करते हैं, और दोनों पे हम प्रोडक्टिविटी से बात करते हैं। ये अगर आप ध्यान रखो ना, आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको इस पिक्चर को ध्यान रखना है। सो ध्यान से देखो, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी, राइट। देखो अब इसका ऑब्जेक्टिव आप खुद ही बना लोगे। मेरे ख्याल से इतने आप स्मार्ट हो गए हो कि चीजें पढ़ने के बाद आप खुद भी ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, बाकी भी तो वही ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो आप देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग वर्क मेथड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई आज अभी का जो वर्क मेथड है उसको एनालाइज करना है, वो उसको बेटर बनाना है। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, डिजायर्ड क्वालिटी को पाने के लिए मुझे कॉस्ट को मिनिमम करना है। कॉस्ट मिनिमम कब होगा, जब मेरे मेथड्स बेटर होंगे और मेरी परफॉर्मेंस बेटर होगी। इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इन सब से क्या होता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती, मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। एक नॉर्मल टाइम में अगर मैं 10 निकाल रहा हूं और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने वर्क स्टडी करा है, मेथड्स को अच्छा करा है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करा है, वर्क मेजरमेंट ठीक करा है, तो 10 का हो सकता है मैं 14 पे आ जाऊं, विच मींस मैं 40% सीधी मैंने एफिशिएंसी बढ़ा दी, राइट। अब अगर आप ध्यान दो, इसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या हुआ, वर्क मेजरमेंट, एक काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ, उस मेथड की हम स्टडी कर रहे हैं। सो एक एक करके देखते हैं। मैंने थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करा कि कल को अगर ये क्वेश्चन आपका 8, 9, 10 नंबर का आता है, उसके बियॉन्ड आता है, तो भी आप कर सकते। मतलब क्या है, ये मैंने डेफिनेशन डाल दिया, ये हम कर चुके हैं। इन्वॉल्व क्या करता है टाइम स्टडी में, वो टाइम की ट्रैकिंग करता है, ठीक है ना। और मोशन स्टडी के अंदर वो टोटल मूवमेंट्स की बात करता है, मतलब कितनी बारी एक जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो सामान है वो कितनी बारी इधर से उधर मूव कर रहा है, राइट। पर्पस देखो क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है स्टैंडर्ड टाइम को, ये वेस्ट को रिड्यूस करने की बात करता है। तो टाइम स्टडी का पर्पस क्या है, टाइम को स्टडी करता है, टाइम को कम करता है। मोशन स्टडी का मैंने क्या बोला कि ये मोशन मतलब जो वेस्ट है, इधर से उधर घूमना जो वेस्ट है उसको ये कम करता है, ये वेस्ट रिडक्शन की बात करता है। टूल क्या यूज होता है, स्टॉप वॉच, मतलब एक एग्जांपल है, बट नॉर्मली स्टॉप वॉच यूज होगा, इसमें सर्विलेंस कैमरा यूज हो सकता है, आप कुछ और भी चीजें यूज कर सकते हैं, तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिए, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मेथड को देखने के लिए यूज कर सकते हो। फोकस किस पे है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। फोकस किस पे है, मूवमेंट्स को कम करने के लिए, वर्कर्स के बीच में सामान का इधर से उधर जो मूवमेंट है उसको कम करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिटरमाइन अ फेयर डेज वर्क, कि एक दिन में कितना काम एक बंदा करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। आई बिलीव इससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर ये क्वेश्चन लंबा भी आता है आप कैसे कर सकते हो। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक क्वेश्चन का भी ले रखा, जो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कैसे आंसर करोगे। देखो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टाइम एंड मोशन स्टडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो शॉर्ट नोट लिखो टाइम और मोशन स्टडी के ऊपर। मैंने जो जो आपको बोला है अब वो सारी चीजें इसमें लिख सकते हो। मैंने
सब चीजें इसमें दे दिया। आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो या इस नोट्स को भी आप मेरे से मांग सकते हो। सो विद दिस वी एंड दी यूनिट 3।